Good morning, everybody. Welcome to YouTube channel of YCT Official Book Offline. Today we shall start the new topic of electrical engineering. That topic will be called electrical machines. Primarily there are two kinds of machines. One is AC machines. अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स को हम कैटेगराइज करें तो एसी मशीन्स और डीसी मशीन्स में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब एसी मशीन्स में कौन कौन सी मशीन्स आ गई बेटा? वन इज ट्रांसफार्मर, सेकेंड वन इज 3-phase induction motor or induction motor, 3-phase induction motor or single phase induction motor, and next one is synchronous machine. Synchronous machines. तो मैं ट्रांसफार्मर एसी मशीन से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर लूंगा, देन आई विल गो टू 3-phase इंडक्शन मशीन, देन सिंक्रोनस मशीन, और उसके बाद हम डीसी मशीन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका डीसी मशीन्स आता है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों। इसमें एक चीज़ एसी मशीन्स और डीसी मशीन्स का कंबाइन फॉर्म है जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, दैट इज स्पेशल मशीन्स। स्पेशल मशीन्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सिनारियो है जिसमें हम मशीन्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं ट्रांसफार्मर से। शुरुआत हम करेंगे ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर्स, और यहाँ पे हम जानेंगे व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, और इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं, क्यों हमें ट्रांसफार्मर की यूज़ पड़ी, ये सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली ट्रांसफार्मर को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये भी आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एंड 3-phase ट्रांसफार्मर होगा। 3-phase ट्रांसफार्मर होगा। What is transformer? What is the basic definition of transformer? A transformer is an static device. A transformer is an static device which converts power from one voltage level to another voltage level. This is the basic definition of transformer. क्या कहा मैंने? A transformer is a static device which transform power from one voltage level to another voltage level without the changing of frequency. देखिए, ट्रांसफार्मर का जो मेन कार्य है वो पावर को ट्रांसमिट कराना। ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफॉर्म द पावर, ठीक ना। तो पावर को ट्रांसमिट कराने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। अब वो कौन सी पावर होगी? बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर होगी। तो इलेक्ट्रिकल पावर को वन बस बार से अनदर बस बार में ट्रांसमिट कराने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, दैट डिवाइस विल बी कॉल्ड ट्रांसफार्मर, है ना। तो इसका अगर हम डेफिनेशन क्या नोट करें बेटा, इसको आप नोट कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या हुई? बेसिकली हम कहेंगे कि अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस which convert power or energy, which convert power from one voltage level to another voltage level without
विदाउट चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज ए static AC device without the changing of frequency. So this is the basic definition of transformer. A transfer is, यहाँ पे आप 2 पॉइंट नोट करना बेटा. It is a static device. What is a static device? In this case, electromotive force is induced statically, है ना. यहाँ पे आपका देखिए, हमारा जो भी मैग्नेटिक सिस्टम होगा उसमें एक फील्ड सिस्टम होगा, एक कोर होगा, एक वाइंडिंग होगा. तो वाइंडिंग एक्साइट करेगा कोर को, फ्लक्स क्रिएट करेगा. तो दैट फ्लक्स, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज वहां पे उत्पन्न हो जाएगा. तो ये स्टैटिकली होगा, है ना, ये स्टैटिकली होगा. ये आगे हम समझेंगे. लेकिन इस पूरे कन्वर्जन प्रोसेस, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी. यानी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी पावर ट्रांसमिट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. तो बेटा मैं इस चीज को जो भी मशीन को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि बेसिक पोर्शन और नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. वैसे मैं जो टॉपिक शुरू करूंगा एकदम जीरो से शुरू करूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो. लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सर्किट थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ा होगा. वैसे मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उस बेसिक चीज़ को, देखिए हमेशा जीरो से चलना एकदम सही रहता है. और मेरा ये प्रयास होगा कि मैं जीरो से स्टार्ट करूँ. मुझे बहुत आता है, मुझे कम आता है, मैं नहीं जानता. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं मशीन पढ़ने जा रहा हूँ तो एकदम शुरू से, एकदम जीरो से पढ़ने जा रहा हूँ. और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जीरो से शुरुआत करेंगे. और अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो ट्रांसफार्मर को जानने से पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या ये कह लें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक पार्ट्स में हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा होगा, एसी एनालिसिस पढ़ा होगा, इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, आरएल सर्किट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को एक अच्छा खासा आइडिया है. तो मशीन शुरू करने से पहले मैं मैग्नेटिक सर्किट को डिस्कस करना चाहूँगा. तो व्हाट इज ए मैग्नेटिक सर्किट एंड हाउ टू सॉल्व ए मैग्नेटिक सर्किट, ये हम जानना चाहेंगे. तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सब चीज़ें पढ़ रखा है. लेकिन ट्रांसफार्मर को पढ़ने से पहले मेरा मानना है कि इस चीज़ का अध्ययन करना, एक बेसिक रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है. तो व्हाट इज एनालॉजी, व्हाट इज एनालॉजी बिटवीन magnetic circuit and electrical circuit. देखिएगा यहाँ ध्यान से कि जब भी आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, तो अगर बेसिक सर्किट में बनाऊं तो वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा. दिस इज माय वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे एक सपोज दैट लोड है, दिस इज माय आरएल. तो इस वोल्टेज सोर्स के कारण इसमें जो करंट फ्लो करेगी, सपोज दिस इज माय डीसी सर्किट. तो इस डीसी सर्किट के कारण इस रजिस्टर पर, इस लोड रजिस्टर पर जो करंट फ्लो करेगा, दिस इज बेसिक सिनेरियो ऑफ डीसी सर्किट. तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस डीसी सर्किट के सहारे मैं किसी मैग्नेटिक सर्किट को भी सॉल्व कर लूंगा. फैराडेज फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि I causes phi, यानी कि अगर किसी मैग्नेटिक सर्किट को एक्साइट करना है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास दो थिंग्स होनी चाहिए. पहला तो हमारा एक कोर होना चाहिए, दिस इज माय कोर,
और ये कोर कैसा होगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक कंडक्टर। सपोज दैट आयरन है ना, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज दैट टाइप ऑफ मटेरियल इन विच वेरी हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको एक ऐसा मटेरियल चूज करना है और इस पे मान लीजिए कि हमने वाइंडिंग करा दिया, मान लीजिए कि हमने वाइंडिंग करा दी और इसको सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सोर्स से। सपोज दैट दिस इज माय डीसी सोर्स। तो जब डीसी सोर्स हम इसमें कनेक्ट कराएंगे बेटा, तो क्या होगा? इसके वाइंडिंग में एक करंट फ्लो करेगी। दिस इज सोलेनोइडल, एक करंट फ्लो करेगी और बाय यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल, the direction of current in front is from bottom to top and from behind it is top to bottom. तो करंट का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होगा, और अगर करंट का सर्कुलेशन इस तरह से होगा तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि जो थंब का डायरेक्शन होगा, इट विल रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, and direction of flux is always from externally north to south in a core material and south to north in inside the core material। यानी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगा कोर का, वो एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ होगा, और इंटरनली क्या होगा बेटा? कोर के अंदर जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो साउथ से नॉर्थ होता। वी नो वेरी वेल, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं आपको कमिट कराना चाहता हूं, इसलिए मैंने मैग्नेटिक सर्किट लिया है। तो जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि लेट अस सपोज वी हैव ए मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा कि हम किसी कोर को वाइंडिंग के द्वारा एक्साइट करेंगे, तो जो कोर में फ्लक्स क्रिएट होगा उसका अध्ययन कैसे करेंगे, उसका रिलक्टेंस कितना होगा, उसमें एमएमएफ कितना जनरेट होगा, है ना, और उसका पाथ कैसा होगा, वेदर इट इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो सपोज दैट एक सिंपल सा हमने कोर लिया है, दिस इज माई कोर मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज माई कोर, और इस कोर पे हमने वाइंडिंग करा दिया है, इस कोर पे हमने वाइंडिंग कराया है। सपोज दिस वाइंडिंग हैज n टर्न्स, एंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, सपोज दिस इज माई AC सोर्स, तो क्या होगा बेटा? ये करंट फ्लो करेगी I, और इसमें इस तरह से करंट का सर्कुलेशन होगा, करंट का सर्कुलेशन होगा। सिंस दिस इज माई टाइम डिपेंडेंट करंट, दिस इज माई AC करंट, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएट होगा इस कोर मटेरियल में, और एक फ्लक्स मेरा इस पूरे कोर मटेरियल में क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अच्छा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर डीसी करंट देंगे तो डीसी फ्लक्स बनेगा, यानी नॉर्थ और साउथ कांस्टेंट रहेगा, और अगर AC करंट देंगे तो दीज आर अल्टरनेटिंग टू ईच अदर, मतलब पहले नॉर्थ देन साउथ, फिर नॉर्थ देन साउथ, इस तरह से हमारा फ्लक्स इस पूरे कोर मटेरियल में क्रिएट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना फ्लक्स क्रिएट होगा, कितना एमएमएफ जनरेट होगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है कि इस मैग्नेटिक सर्किट को, जो भी आपको मैग्नेटिक सर्किट दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लीजिए। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊं, तो दिस इज माई फोर्सिंग फंक्शन, करंट इज माई फोर्सिंग फंक्शन, एंड नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई करंट क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एमएमएफ जनरेटेड, एंड voltage is analogous to
एमएमएफ इन मैग्नेटिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम हमारा वोल्टेज करता है वही काम हमारा क्या करेगा, एमएमएफ करेगा इन मैग्नेटिक सर्किट। तो अगर मैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट खींचूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा बेटा, देखिएगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा, जहां अगर इस मैग्नेटिक सर्किट का दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो देखेगा यहां पे मैंने कोर को एक्साइट किया है बाय गिविंग ए करंट I एंड गिविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स N, तो जो इसका एम्पियर टर्न होगा वही मेरा फोर्सिंग फंक्शन होगा, दिस इज Ni, और इसी को मैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलूंगा। यानी हुआ क्या कि अगर किसी सर्किट में मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो एमएमएफ बनेगा और एमएमएफ से फ्लक्स क्रिएट होगा, तो इस एमएमएफ से मेरा इस मैग्नेटिक सर्किट में एक फ्लक्स क्रिएट होगा, और ये मेरा क्या होगा, दिस इज रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस, आई एम कंसीडर फॉर मैग्नेटिक सर्किट। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेटा रेजिस्टेंस होगा, मैग्नेटिक सर्किट में इसका क्या होगा बेटा, रिलक्टेंस होगा, दिस इज माई रिलक्टेंस, है ना। तो दीज आर द एनालॉगस क्वांटिटी बिटवीन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। क्या कहा हमने, देखिए अगर मैं डिस्कस करूं इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, तो देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट मेरा क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसका मैग्नेटिक सर्किट मेरा कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। दिस इज माई वोल्टेज, तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज माई एमएमएफ, एंड एमएमएफ इज इक्वल टू, इसी को हम लोग एम्पियर टर्न भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड Ni, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई करंट। यहां पे बेटा मेरा करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक कोर में फ्लक्स क्रिएट होगा, यहां पे मेरा रेजिस्टेंस होगा, तो यहां पे मेरा रिलक्टेंस होगा। यानी मैंने क्या कहा कि अगर यहां V है तो यहां एमएमएफ है, फोर्सिंग फंक्शन, अगर यहां पे I है तो यहां पे फ्लक्स है, अगर यहां पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा ए, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। तो किसी इलेक्ट्रिकल पाथ में जो सिग्मा होता है उसकी कंडक्टिविटी को शो करता है, और यहां पे हमारा क्या होगा बेटा, रिलक्टेंस होगा, व्हाट इज कॉल्ड रिलक्टेंस, and reluctance is defined as L upon mu naught mu r capital A, mu naught mu r capital A, or we can, where what is mu naught, what is mu naught? Mu naught is my permeability of free space, permeability
permeability of free space, and it is given by 8.85 into 10 to the power minus 12 हेनरी पर मीटर। और इसी को हम लोग बेटा लिखते हैं 1/36 पाई इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power 9 हेनरी पर मीटर। देखेगा व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। of magnetic material or magnetic conductor, relative permeability of magnetic material, ठीक है। And for ferromagnetic material, this quantity is very high. This quantity is very, very high with comparison to permanent magnet, है ना। तो म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी रिलक्टेंस कितना होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का? रिलक्टेंस कितना होगा? इट इज लेस देन, वेरी लेस देन, ड्यू टू हाई इंक्रीजमेंट ऑफ म्यू आर। म्यू आर इज वेरी हाई, therefore reluctance is very low. Mu r is very high, therefore reluctance of ferromagnetic material is very low, है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है। एक चीज आपने और गौर किया होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट पे जो काम रजिस्टर का है या जो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की है, दैट इज R इज डिफाइंड एज L अपॉन सिग्मा ए। और मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलक्टेंस है, इट इज डिफाइंड एज L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है मैग्नेटिक सर्किट की, वो कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट होता है, यानी म्यू आर इज इक्विवेलेंट टू sigma in electrical circuit, ठीक ना। तो these are very similar property of magnetic circuit, or these are analogous quantities of electrical circuit and magnetic circuit. okay बेटा, जरा यहां ध्यान दीजिएगा। लेट अस ड्रॉ ए मैग्नेटिक सर्किट एंड हाउ टू सॉल्व देम। हम दो सिंपल सर्किट ले लेते हैं, एक सीरीज सर्किट का एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको बेटर समझ में आए, और एक पैरेलल सर्किट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज दैट वी हैव ए कोर, दिस इज माय कोर, this is my core, and this is the winding of core, and it is excited by current I. It is excited by current I. तो क्या होगा बेटा? By using right hand screw rule, a flux will be created where this will make north pole and this will make south pole, और एक पूरे कोर में एक फ्लक्स का क्रिएशन होगा। अब अगर हमको इस मैग्नेटिक सर्किट को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सपोज देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा वो कैसा होगा? दिस इज माई Ni, इसी को मैं क्या कहूंगा? दिस इज माई MMF ना, दिस इज माई MMF, और इसके कोर में जो रिलक्टेंस होगा दैट विल बी डिफाइंड बाय दिस, एंड दिस इज माय Ri. व्हाट इज Ri? Ri इज इक्वल टू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए
This is called reluctance of core material. Reluctance of core material. तो हाँ, अब ये सर्किट जो है आप बहुत ये क्या होगा बेटा, इसमें फ्लक्स का, कोर में फ्लक्स का क्रिएशन होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फ्लक्स कितना होगा इसके कोर में, तो फाई आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी करंट जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा MMF अपॉन रिलक्टेंस, MMF अपॉन रिलक्टेंस, यानी कि NI अपॉन R। और R की वैल्यू क्या होती है, L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर A। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा NI अपॉन L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू A, जहां म्यू आर क्या है, परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, एंड म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर इसको हम पूरा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा NI म्यू नॉट म्यू आर A अपॉन L। ठीक ना। तो दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। इस सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में जरा एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये तो एक पूरा कोर है बेटा, और ध्यान रखिएगा कि फ्लक्स का जो क्रिएशन होता है वो वैक्यूम में भी होता है। यहां ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में ये मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब उसका एक क्लोज पाथ होगा, है ना। करंट विल फ्लो ऑलवेज ए क्लोज पाथ, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में ऐसा नहीं है। फ्लक्स कैन बी क्रिएटेड इन वैक्यूम, फ्लक्स कैन बी क्रिएटेड इन स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन देम। यहां पे कोई क्लोज पाथ की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक सर्किट को कट कर दूं, एयर गैप बनेगा, है ना। तो उस कंडीशन में अगर हम फ्लक्स का क्रिएशन देखें तो इसका जो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट होगा उसका नेचर कैसे होगा, एक बार देख लिया जाए उसको। नेक्स्ट थिंग, सपोज दैट हमारे पास एक मैग्नेटिक कोर है, दिस इज माई मैग्नेटिक कोर, और ये मेरा आयरन पीस है, हाँ आयरन पीस। इसको हमने N टर्न की वाइंडिंग दी, N टर्न की वाइंडिंग दी और I करंट फ्लो करा दिया, वेदर इट इज DC और AC ये हम बाद में समझेंगे। तो I करंट हमारा फ्लो किया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ बनेगा ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ करंट सर्कुलेशन। यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा, और एक फ्लक्स का क्रिएशन होगा इस आयरन कोर पर और इस एयर गैप पर भी। ध्यान दीजिएगा, इस एयर गैप मान लीजिए इसका मीन लेंथ Lg है और इस पूरे आयरन कोर का मीन लेंथ Li है, तो इसका रिलक्टेंस ड्यू टू कोर और इसका रिलक्टेंस ड्यू टू एयर गैप, इन दोनों के कारण इस पूरे मैग्नेटिक पाथ में दो रिलक्टेंस पाथ बन जाएंगे। पहला इस कोर के कारण और दूसरा इस एयर गैप के कारण। इस कोर के कारण रिलक्टेंस कितना होगा, सपोज दिस इज R1, सपोज दिस इज R1, तो R1 की जो वैल्यू होगी वो L1, क्योंकि मीन लेंथ इस पूरे कोर का L1 हमने Li माना है, सॉरी इस पूरे कोर का जो मीन लेंथ हमने माना है Li माना है, तो Li म्यू नॉट म्यू आर इंटू A, वेयर म्यू आर इज द परमिएबिलिटी ऑफ दिस कोर मटेरियल, और रिलक्टेंस ड्यू टू दिस एयर गैप वो कितना होगा, सपोज दिस इज R2 इज इक्वल टू L अपॉन म्यू नॉट A, बिकॉज फॉर फ्री स्पेस म्यू आर इज इक्वल टू 1, म्यू आर
इज इक्वल टू 1। तो इसका एनालॉगस इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होगा बेटा? दिस इज, अब आप फैमिलियर हो गए हो इसके, दिस इज माई NI MMF और एक रिलक्टेंस ड्यू टू कोर मटेरियल, ये क्या होगा मेरा RI, और एक रिलक्टेंस ड्यू टू दिस एयर गैप, एक रिलक्टेंस ड्यू टू दिस एयर गैप, ये मेरा क्या होगा RG। तो टोटल रिलक्टेंस कितना हो गया मेरा? टोटल रिलक्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। फ्लक्स क्रिएशन कितना होगा? फ्लक्स क्रिएशन इज इक्वल टू MMF अपॉन टोटल रिलक्टेंस, बिकॉज दिस इज सीरीज सर्किट। दिस इज सीरीज सर्किट, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनालॉगस में सीरीज सर्किट में करंट समान होती है, सेम होती है। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो उसका फ्लक्स होगा, बिकॉज फ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो फ्लक्स इस पूरे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट का सेम होगा, बराबर होगा, बिकॉज दिस इज ए सीरीज सर्किट। जितनी भी सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में, जितनी भी पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टीज हैं, वो सब यहां फॉलो करेगी। बस डिफरेंस कहां से आ जाएगा कि करंट बहता है और फ्लक्स क्रिएट होता है ना। करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम क्लोज पाथ, बट फ्लक्स विल बी क्रिएटेड आइदर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फ्री स्पेस। ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। दूसरा क्या है बेटा कि जो मैग्नेटिक पाथ है, जो मैग्नेटिक सर्किट है, ये रिलेक्टेंस पे वेरी करेगा, और रिलेक्टेंस किस पे वेरी कर रहा है? उसकी परमीबिलिटी पे वेरी करेगा। तो रिलेक्टेंस कैन बी चेंज। एयर गैप के लिए रिलेक्टेंस कुछ होगा, आयरन पीस के लिए रिलेक्टेंस कुछ होगा। व्हाई? क्योंकि यहां पे रिलेटिव परमीबिलिटी हमारी 1 है, एयर गैप के लिए रिलेटिव परमीबिलिटी हमारी 1 है, और आयरन पीस के लिए हमारी रिलेटिव परमीबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। तो इसके हिसाब से मेरा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट बन जाएगा। आगे चल के आप देखेंगे कि जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो यही सीरीज सर्किट बेसिकली आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। यही सीरीज मैग्नेटिक सर्किट आपका कुछ नहीं है, सब बेसिक थिंग्स है। यही सीरीज मैं बता रहा हूं, यही सीरीज मैग्नेटिक सर्किट आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। सिंगल फेज के लिए या 3 फेज के लिए हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर दोनों स्टडी करेंगे, लेकिन 3 फेज में एक मेजर और आ जाएगा, देयर आर 3 लिंब ट्रांसफार्मर एंड 5 लिंब ट्रांसफार्मर। तो मुझे ये सारी चीजें डिस्कस करनी है विद डिटेल, है ना। तो अगर एक हमने सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का एग्जांपल ले लिया है, तो एक पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का भी एग्जांपल ले लेंगे। और आप ये ध्यान रखिएगा कि सीरीज मैग्नेटिक सर्किट इज द फॉर्म ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट इज इक्विवेलेंट टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर। हम आगे देखेंगे। तो सेकेंड वन इज माई पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, suppose we have a core like this, और जो हमने अभी आउटर लिम्ब पे हमने वाइंडिंग किया था, अब हम आउटर लिम्ब पे वाइंडिंग ना करा के हम इसके सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग कराएंगे, इसके सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग कराएंगे। तो क्या होगा, अगर इसमें नंबर ऑफ n टर्न्स हैं, जाहिर सी बात है, तो इसमें फ्लक्स क्रिएट होगा। अगर करंट का मूवमेंट कुछ इस तरह से है, करंट का मूवमेंट कुछ इस तरह से है, तो इसमें फ्लक्स क्रिएट होगा। वो फ्लक्स का क्रिएशन कैसा होगा? फ्लक्स का क्रिएशन कुछ इस तरह से, यहां तक तो फ्लक्स समान आएगी बेटा, लेकिन अगर ये सेम मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका हाफ सेक्शन, ये वाला जो हाफ सेक्शन है, ये वाला जो हाफ सेक्शन है इस कोर मटेरियल का, दोनों सेम है, तो जो फ्लक्स का क्रिएशन होगा वो आधा इस पाथ में होगा और आधा इस पाथ में होगा, फॉर सेम मैग्नेटिक मटेरियल, सेम मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक ना। तो ये आधा फ्लक्स का क्रिएशन इस पाथ में होगा
और आधा फ्लक्स का क्रिएशन कुछ इस पाथ में होगा। तो दिस इज माई 5/2 एंड इट इज आल्सो माई 5/2। अब अगर इस मैग्नेटिक सर्किट को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, आप समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसका हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, देखिए ये मेरा फोर्सिंग फंक्शन है, दिस इज माई फोर्सिंग फंक्शन, दिस इज माई फोर्सिंग फंक्शन, और इसका एमएमएफ कितना होगा, Ni। इसके बाद देखिए इस वाले पोर्शन को कंसीडर कीजिए, एक ब्रांच कुछ ऐसे चली जाएगी, उसके बाद आधा फ्लक्स लेफ्ट साइड, आधा फ्लक्स, यहां से फ्लक्स कितना निकला है बेटा, दिस इज 5, यहां से फ्लक्स कितना क्रिएट हुआ है 5, और 5 से ये फ्लक्स गया मेरा 5/2, और इस हाफ सेक्शन का रिलक्टेंस दैट इज Ri/2, और आधा फ्लक्स बेटा यहां चला गया है, दिस इज 5/2, और इस फ्लक्स का रिलक्टेंस दैट इज Ri/2. So this is the equivalent circuit of this parallel magnetic circuit. Why it is called parallel magnetic circuit? देखिए एमएमएफ का क्रिएशन जो इस ब्रांच में होगा वही इस ब्रांच में होगा, वही इस ब्रांच में होगा, है ना। और आप जानते हो कि पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में ईच एंड एवरी ब्रांच पे जो पैरेलल ब्रांच होती हैं उसमें वोल्टेज हमारा समान होता है। तो यहाँ क्या समान होगा बेटा, यहाँ एमएमएफ, सभी ब्रांचेस में मेरा एमएमएफ क्या है, समान है ना। तो ये मेरा एक पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का एग्जांपल है। आप निकाल सकते हो कि अगर इसका इक्विवेलेंट रिलक्टेंस क्या होगा, तो दिस इज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए आप जानते हो दो पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रिलक्टेंस होगा दैट इज रिलक्टेंस ऑफ R1, रिलक्टेंस ऑफ R2 अपॉन रिलक्टेंस ऑफ R1 प्लस रिलक्टेंस ऑफ R2। और सिंस ये दोनों रिलक्टेंस मेरे बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो इसका इक्विवेलेंट रिलक्टेंस होगा वो Ri/2 का हाफ होगा, यानी Ri/4। तो दिस इज ए बेसिक एग्जांपल ऑफ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। लेट अस कंसीडर, आई होप कि आपको मैग्नेटिक सर्किट का ज्ञान अच्छा हुआ होगा। और इस मैग्नेटिक सर्किट से अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बात हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज हिस्टेरिसिस लूप एंड हाउ टू क्रिएट हिस्टेरिसिस लॉसेज एंड आयरन लॉसेज। थोड़ा मैं उस चीज़ को कमिट कराना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मेरा कोर है एंड दिस इज वाइंडिंग, दिस विल क्रिएट I current and suppose AC supply is there, AC supply is there, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है तो कोर में क्या होगा, फ्लक्स का क्रिएशन होगा। दिस इज माई फ्लक्स, दैट्स इट। अब अगर ये AC सोर्स है, AC सोर्स है तो जो इसका करंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा बेटा, वो टाइम डिपेंडेंट होगा। दिस इज माई करंट IT एंड इट इज गिवन बाई IT इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। अगर इसको मैं टाइम इंटरवल में कनेक्ट करूं तो दिस इज माई T/4, T/2, 3T/4 एंड T/4।
T/2, 3T/4 एंड T। तो देखिए होता क्या है, फ्रॉम 0 से T/4 क्या होगा, 0 से T/4 क्या होगा, अगर मैं B एंड H के बीच में एक रिलेशनशिप खींचना चाहूँ, दिस इज माई H एंड दिस इज माई B एंड H, या इसको मैं phi I कर्व भी कह सकता हूँ, इसको मैं phi I कर्व भी कह सकता हूँ, बिकॉज दिस कोर मटेरियल H इज इक्वल टू बाई यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ NI/L, और हम जानते हैं कि phi इज इक्वल टू B डॉट A, therefore we can say that H is directly proportional to I and phi is directly proportional to B. तो this is my BH curve और phi I curve, है ना। तो let us suppose that initially there is no storing magnetic energy, means B is equal to 0. तो 0 से T/4 के बीच में क्या होगा, 0 से T/4 के बीच में मेरा H का वैल्यू बढ़ेगा, तो जब H का वैल्यू बढ़ेगा तो B का भी वैल्यू बढ़ना चाहिए। इट गोज ऑन इंक्रीजिंग लीनियरली, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ H, एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है बेटा, जिसके कि आगे हमारा B का वैल्यू नहीं बढ़ पाता। यानी कि अगर हम इनिशियली 0 से T/4 के बीच में देखें तो एक पोर्शन मेरा लीनियरली ग्रो कर रहा है, उसके बाद करंट के बढ़ाने से B का वैल्यू मेरा कांस्टेंट हो जा रहा है ना। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड लीनियर पोर्शन और दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन, है ना। तो क्या किया हमने, 0 से T/4 के बीच में हमने करंट की वैल्यू बढ़ाई, तो V का वैल्यू पहले हमारा लीनियरली बढ़ा, उसके बाद ये सैचुरेशन की स्थिति में चला गया। अब अगर यहां से मैं H की वैल्यू बढ़ाऊंगा या करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो हमारा B का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सैचुरेशन स्टेट से H की वैल्यू घटा दें या करंट की वैल्यू, वो H की वैल्यू कैसे घटेगी, I की वैल्यू घटाने से। तो जाहिर सी बात है कि B की भी वैल्यू घटनी चाहिए, लेकिन B की वैल्यू घटती तो है लेकिन उसका पाथ बदल जाता है। इट इज ऑलवेज लैग बिहाइंड देन H। ये प्रॉपर्टी होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम करंट को एक्साइट, करंट के द्वारा MMF प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो एक पीक करंट के बाद B की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। ये उसकी डोमेन थ्योरी है, मटेरियल प्रॉपर्टी में अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद यदि हम H की वैल्यू घटाएंगे तो B की वैल्यू घटेगी, लेकिन उसका पाथ बदल जाएगा। कहने का मतलब B जो है H से पश्चगामी होता है। B is always lagging behind than H and this phenomena is called hysteresis। क्या कहा मैंने, B is always lagging with H। B is always lagging with H। देखिए हमारा ये सिंपल सा है, दिस इज माई AC 0 T/4 T/2, दिस इज माई 3T/4 एंड दिस इज T। और मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग 0 से T/4 ये हुआ, दिस इज फ्रॉम 0 से T/4। आफ्टर T/4 टू T/2 क्या होगा, T/4 से T/2 क्या होगा, देखिए करंट की वैल्यू मेरी घट रही है तो B की वैल्यू घटेगी, बट ड्यू टू हिस्टेरेसिस path of B will be changed and their path will be changed. After some time this T/2, this value become 0, this value become BR और उसके बाद
3T/4, this is from T/4 to T/4 to T/4 to T/2, है ना। और इसके बाद आप देखिए करंट की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो करंट की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो एक कंडीशन ऐसा आएगा बेटा जहां इस बी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड HC, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड HC। और उसके बाद नेगेटिव मैक्सिमम में T/4 कहाँ से कहाँ तक, T/2 से 3T/4 के बीच में, T/2 से 3T/4 के बीच में, T/4 से 3T/4 के बीच में H की वैल्यू, B की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम होगी। दिस इज माई नेगेटिव मैक्सिमम माइनस BM एंड दिस इज माई प्लस BM, दिस इज माई प्लस BM, है ना। अब 3T/4 से T के बीच में B की वैल्यू फिर घट रही है ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस BR एंड दिस गोज थ्रू दिस पॉइंट। यानी H की वैल्यू पहले हमने बढ़ाया, B की वैल्यू लीनियरली बढ़ा, फिर सैचुरेट हुआ, सैचुरेट होने के बाद H की वैल्यू घटाया, B की वैल्यू घटा। एक कंडीशन ऐसी आई कि H की वैल्यू तो 0 हो जा रही है, लेकिन एंड दैट पॉइंट B does not become 0, that flux will be called residual flux density or residual flux। यानी BR को मैं क्या कह रहा हूं, what is BR? BR is equal to residual flux density और residual flux। ये कब मिला? B does not equal to 0 whenever H is equal to 0। अगर हम फील्ड को घटा दें, फील्ड इंटेंसिटी घटा दें या करंट को घटा दें तो हमारा B का वैल्यू 0 नहीं होता। इनिशियली हमने कहाँ से शुरू किया था? B is equal to 0 से शुरू किया था, है ना। तो मैग्नेटिक एनर्जी इसमें कुछ स्टोर हो गया। अब अगर हमने नेगेटिव सप्लाई दे दिया, कैसे देंगे? फील्ड को करंट को रिवर्स करा दिया, H की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, H की वैल्यू नेगेटिव जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा जहां पे B की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट पॉइंट द वैल्यू ऑफ B, दिस पॉइंट इज कॉल्ड माई coercivity and what this point? This is my residual flux, this is my residual flux and ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दिस प्रोसेस विल गोज ऑन फ्रॉम दिस फेनोमेना। इस मैग्नेटिक सर्किट में जब भी हम कोर को एक्साइट करेंगे, ड्यू टू लैगिंग नेचर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू H, एक हमारा लूप एरिया बन जाएगा बेटा। दिस लूप एरिया विल बी क्रिएटेड, और जितना इस लूप का एरिया होगा वही हमारा इस मैग्नेटिक कोर मटेरियल का हिस्टेरेसिस लॉस होगा। वही हमारा इस मैग्नेटिक मटेरियल का क्या होगा? हिस्टेरेसिस लॉस होगा। तो व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ कोर? हिस्टेरेसिस लॉस hysteresis loss is area of loop, area of BH loop और phi I loop, है ना। BH कर्व को हम phi I कर्व भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ BH लूप और phi I लूप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक कोर। तो यानी जो इस लूप का जो एरिया होगा, दैट लूप एरिया
इज कॉल्ड माई हिस्टेसिस लॉस। और ये लॉस कहां पर होगा बेटा? ये लॉस हमारे कोर में होगा, कोर के लॉसेज हैं ये। वाइंडिंग लॉस मत समझ लीजिएगा, वाइंडिंग में तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, जितना उसका रेजिस्टेंस होगा। वाइंडिंग में क्या बह रहा है? करंट। कोर में क्या क्रिएट हो रहा है? फ्लक्स। तो उस फ्लक्स की वजह से जो कोर के लॉसेज है, आपने देखा कि बीएच कर्व से हमने ये निकाला कि इस कोर में जो फ्लक्स क्रिएशन हो रहा है, फ्लक्स क्रिएशन की वजह से जो लॉसेस हैं वो इसका लूप एरिया है, और इस लूप एरिया का जो लॉस है, दैट लॉस विल बी कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस एंड इट इज द एरिया ऑफ बीएच लूप। ठीक ना? यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। इसके बाद आप समझिए कि इस हिस्टेरेसिस, व्हाट इज बी आर? दिस इज माई रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और रेसिडुअल फ्लक्स, एंड दिस इज कॉल्ड माई HR या कोएर्सिविटी, SC. This is my SC. SC is my coercivity. The value of B becomes 0 at that instant. That point will be called coercivity, or the value of B at H is equal to 0 is called my residual flux or residual flux density. Because of this criteria of magnetic core material, AC मशीन्स और DC मशीन्स को, या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं या मैग्नेटिक कोर मटेरियल हैं, उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक materials are broadly classified. One is hard magnetic material, hard magnetic material, and another one is soft magnetic material, soft magnetic material. What is hard magnetic material? थोड़ा देखिएगा। ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन को समझने के लिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो सब चीज़ें मटेरियल साइंस की चीज़ें हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? हम लोगों ने बीएच कर्व समझ लिया है। व्हाट इज बीएच कर्व? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, देखिएगा, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का देखिए, पहला पॉइंट होगा कि इसका जो BR और HC है, यानी रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी एंड कोएर्सिविटी, दोनों क्या होंगे? वेरी हाई होंगे। यानी कि अगर मैं इसके BH कर्व की बात करूं तो इसका जो लूप एरिया होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। दिस इज माई BH कर्व ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज माई H, दिस इज माई B, यानी जो इसका BR है, मैं कह रहा हूं BR है, और जो HC है, वो दोनों क्या है? बहुत ज्यादा है ना। इसका जो एप्लीकेशन है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, वो है डीसी मशीन में फील्ड सिस्टम जो है मेरा, वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा बेटा। डीसी मशीन्स और परमानेंट मैग्नेट, और जनरली इन
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा कि पीएमएमसी में हाई फील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में हाई फील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, तो वी आर यूजिंग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक या परमानेंट मैग्नेट का यूज वहां किया जाता है ना, फॉर लार्ज फील्ड स्ट्रेंथ, फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज फील्ड स्ट्रेंथ। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन इसमें कोर लॉसेस ज़्यादा है, हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा है, आप देखिएगा, लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसी बात है कि इसका जो बी आर और एच सी है वो लो होगा, वो क्या होगा? लो होगा, लो लो, यानी जो इसका बी एच कर्व होगा वो परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में बहुत कम आएगा। दिस इज माई एच, दिस इज माई बी, दिस इज माई बी, दिस इज माई बी, है ना। तो जो इसका हिस्टेरेसिस लूप होगा वो बहुत कम होगा। थोड़ा गलत बन गया ये, ठीक है। दिस इज माई एच, दिस इज माई पी, जो इसका हिस्टेरेसिस लूप होगा कुछ इस तरह से होगा। विथ कंपैरिजन टू हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जो इसका लूप एरिया होगा वो बहुत कम होगा, बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ बी आर एंड एच सी। एंड दिस काइंड ऑफ मटेरियल आर यूज्ड इन एसी मशीन, एसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर्स, है ना। एसी मशीन्स या ट्रांसफार्मर में हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे। क्लासिकल वे में अगर ट्रांसफार्मर का जो डिजाइनिंग होता था फॉर डिजाइनिंग पर्पस, इट इज यूज्ड बाय कास्ट स्टील और कास्ट आयरन, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वी आर यूजिंग सिलिकॉन स्टील। कोर डिजाइनिंग के लिए जो हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे फॉर बेटर परफॉर्मेंस, सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है। एंड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग CRGO। व्हाट इज CRGO? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, cold rolled grain oriented silicon steel। What is the full form of? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आजकल का, जो बेटर परफॉर्मेंस के लिए वी आर यूजिंग CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ये बेसिकली एक तरह का सिलिकॉन स्टील ही है, लेकिन वहां पे ग्रेंड करा दिया जाएगा। ये हम आगे समझेंगे जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का, वेदर इट इज। देखिए, ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए क्या है कि अगर मैं अभी आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल लेके चलूंगा, क्योंकि अभी आगे हमको 3 फेज, 3 लिम्ब टाइप, 5 लिम्ब टाइप, इन सभी चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ लें, उसके बाद ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। व्हाट इज ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, व्हाट इज सिलिकॉन स्टील, व्हाट इज स्टील। कास्ट आयरन में क्या दिक्कतें थी? कास्ट आयरन में हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी था वो कम प्रोड्यूस होता था, हमने सिलिकॉन स्टील बनाया। अब यहाँ पे हमने इम्प्यूरिटी मिलाई, सिलिकॉन की इम्प्यूरिटी मिलाई। अब ये क्लियर होगा कि क्यों हमने सिलिकॉन की इम्प्यूरिटी मिलाई, बिकॉज जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है
वो हाईली मैग्नेटिक मटेरियल भी है और हाईली कंडक्टिंग मटेरियल भी है। तो उसकी कंडक्टिविटी को कम करने के लिए वी आर यूजिंग सिलिकॉन इम्प्योरिटी टू मैन्युफैक्चर दैट ट्रांसफार्मर। और सिलिकॉन इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाएंगे तो डीप सैचुरेशन में चला जाएगा। तो सिलिकॉन की जो इम्प्योरिटी होती है स्टील स्ट्रक्चर में वो कम रखी जाती है। इट इज जस्ट अबाउट 4 to 5% ऑफ फुल बॉडी मैन्युफैक्चर। यानी सिलिकॉन का जो परसेंटेज होगा, सिलिकॉन का परसेंटेज कितना है? सिलिकॉन स्टील में जो सिलिकॉन की परसेंटेज रखी जाती है वो 4 to 5% रखा जाता है बेटा। और इसका रीजन क्या है ये अभी हम लोग एडी करंट फिनोमेना में समझेंगे। वाई वी आर यूजिंग, देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम कमिट करा दें। अभी तक हम लोग जान गए हैं मैग्नेटिक सर्किट, फिर हमने देखा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, देन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम कहाँ यूज करेंगे। देन हम लोगों ने बीएच कर्व पढ़ा, बीएच कर्व पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉस। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे, आज का सिनारियो हमारा इतना है, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इसके आगे का टॉपिक मैं बताने वाला हूं कि व्हाट इज एडी करंट लॉस, और हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस के कॉम्बिनेशंस को ही हम आयरन लॉस या कोर लॉस बोलते हैं। और उस लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जाए, हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जाए। बेसिक थिंग आपने देख लिया कि हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि उसका कोर एरिया ऑफ लूप अगर हमारा कम हो जाए तो हिस्टेरिसिस लॉस हमारा कम हो जाएगा। बट हमें अभी ये देखना है कि व्हाट इज कोर लॉस, टोटल लॉस, आयरन लॉस इज इक्वल टू पीएच प्लस पीई होगा। तो एडी करंट लॉस को समझने के बाद, इसके टोटल कोर लॉस को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल और उसके इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ जाएंगे। आपसे अनुरोध ये है कि अगर मेरे वीडियो लेक्चर में कोई भी आपको डाउट महसूस होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डिस्कस करें, मैं आपका आंसर तत्काल देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।